तो स्टूडेंट, आज शुरू करते हैं, हम आगे बढ़ते हैं। भारतीय संदर्भ में विकास, नियोजन एवं परिवर्तन के बारे में कि भारतीय समाज में विकास किस प्रकार हुआ, प्लानिंग किस प्रकार हुई और परिवर्तन के बारे में इसमें हम जानेंगे। तो शुरू करते हैं। विकास, मिश्रित अर्थव्यवस्था एवं ग्रामीण विकास। ग्रामीण से शुरू करेंगे क्योंकि यहाँ इसमें कुछ खास नहीं लिखा हो, इसमें यही बताया गया कि हम ग्रामीण के बारे में आज शुरू करते हैं, पढ़ते हैं। तो शुरू करते हैं। स्वतंत्रता के पश्चात, जब हमें स्वतंत्रता मिली उसके बाद स्वतंत्रता के पश्चात भारतीय नियोजित सामाजिक आर्थिक विकास के पथ पर चल पड़ा। भारत नियोजित एक प्लानिंग नियोजित सामाजिक आर्थिक विकास पर चल पड़ा, विकास की ओर धीरे धीरे बढ़ा। भारत स्वतंत्र भारत के नेताओं द्वारा बनाई गई विकास की विभिन्न योजनाओं में न केवल आर्थिक पहलुओं पर ध्यान दिया गया, अपितु गैर आर्थिक पहलुओं जैसे स्वास्थ्य, शिक्षा, जनसंख्या नियंत्रण, राजनीतिक सहभागिता इत्यादि पर भी ध्यान दिया गया। अंततः ये कहा जा सकता है कि भारत में न केवल आर्थिक विकास बल्कि सामाजिक और सांस्कृतिक विकास को भी महत्व दिया गया। तो इसमें सरकारी कह सकते हैं गैर, मतलब हर पक्ष पे इसमें ध्यान देने की उन्होंने कोशिश की। पहली बात, आर्थिक व्यवस्था को उन्होंने, जो आर्थिक व्यवस्था काफ़ी ख़राब हो चुकी थी, उसको पहले सुधार करने के लिए प्रयास किया गया। उसके बाद गैर आर्थिक पहलुओं पर भी ध्यान दिया गया, जैसे स्वास्थ्य हुआ, शिक्षा हुआ, जनसंख्या नियंत्रण हुआ, तो इन सब पर भी धीरे धीरे ध्यान दिया जाने लगा। आगे बढ़ते हैं। भारतीय संविधान एवं विभिन्न नियोजन के प्रलेखों में विकास के उद्देश्य स्पष्ट किए गए। भारतीय संविधान और विभिन्न नियोजन प्लानिंग के जो प्रलेख थे, जो एक तरह से दस्तावेज कह सकते हैं, प्रलेखों में विकास के उद्देश्य को स्पष्ट कर दिया गया। भारतीय संविधान में स्पष्ट किया गया कि भारत को एक समाजवादी धर्मनिरपेक्ष का अर्थ यही हुआ कि सभी धर्मों को एक समान, तो धर्मनिरपेक्ष एवं प्रजातांत्रिक राष्ट्र बनाना है। इसका अर्थ था एक ऐसी सामाजिक व्यवस्था को बनाना जो कि समानता पर आधारित हो, जहाँ कोई भेदभाव ना हो, स्वतंत्रता हो एवं न्याय प्रदान कर सके। इसको प्राप्त करने के लिए सरकार ने संस्थागत क्रियाविधि बनाई एवं मानवीय तथा भौतिकीय स्रोतों को संगठित किया, जिससे कि संविधान द्वारा निर्देशित उद्देश्यों को पाया जा सके। जो संविधान ने जो नियम बनाए उसको पा सकें, ऐसी ही उन्होंने प्लानिंग की। योजना आयोग द्वारा विकास के उद्देश्यों के, जो विकास का जो उद्देश्य था उन्होंने जो बनाया था कि इस प्रकार हमें आगे बढ़ना होगा, तो विकास के उद्देश्यों के संबंध में ये कहा गया कि एक ऐसी विकास की प्रक्रिया को आरंभ करना जो जीवन स्तर को ऊंचा उठाए। जो जीवन स्तर है, जो आर्थिक गरीबी कह सकते हैं, हर चीज़ पे ध्यान दिया गया। तो सबसे पहले गरीबी, तो जो जीवन के स्तर को ऊंचा उठाए एवं व्यक्तियों के लिए धनी बनने एवं विभिन्नताओं से परिपूर्ण जीवन के लिए नए अवसर प्रदान करें। नए अवसर प्रदान करें ताकि लोगों की जो स्थिति है पहले की स्थिति बहुत ख़राब थी, क्योंकि अंग्रेज़ों ने एक हिसाब से देखा जाए तो पूरी तरह से भारत को लूट लिया था। एक हिसाब से देखा जाए तो स्थिति जो भारत की काफ़ी चरमरा गई थी। तो इस प्रकार पहले आर्थिक व्यवस्था को ध्यान में रखकर संविधान, कानून सब आगे बढ़े। यहाँ पर विकास के सभी योजनाओं की सूची देना संभव नहीं है कि कौन कौन सी योजना चलाई गई, नहीं, हर चीज़ को काफ़ी बड़ी संख्या में उस समय किया गया, तो उसकी अगर लिस्ट दे देंगे तो बहुत ज़्यादा लंबा हो जाएगा। तो वही इन्होंने कहा है, यहाँ पर विकास के सभी योजनाओं की सूची देना संभव नहीं है, इसलिए हमने इनमें से कुछ योजनाओं, कुछ प्लानिंग के विषयों
विषय ही बताए हैं और ये देखा है कि किस प्रकार इनमें समाजवाद, समानता, सामाजिक न्याय एवं प्रजातंत्र, जिसमें प्रजा का राज हो, प्रजातंत्र के सिद्धांतों को सम्मिलित किया गया है। यहाँ पीछे एक चित्र है, अभी मैं दिखाऊंगी। उस चित्र का नाम इन्होंने नंबर दे रखा है सामाजिक सांस्कृतिक विकास की योजना। सामाजिक सांस्कृतिक विकास की योजना के विभिन्न भागों में दर्शाया गया। तो मैं आपको दिखाती हूँ इसमें चित्र के माध्यम से। तो इन्होंने एक डायग्राम बना रखा है, उसमें बताया है इन्होंने कि जो प्लानिंग इन्होंने की उस समय, सामाजिक सांस्कृतिक विकास नियोजन, संरक्षणात्मक भेदभाव, अनुसूचित जातियाँ, अनुसूचित जनजातियों और महिलाएं, शुरुआत की गई इसकी। ग्रामीण विकास कार्यक्रम, ग्रामीण का विकास किस प्रकार हो सकता है, तो पीएम, ये सारी चीज़ों इन्होंने उस समय लागू की। गरीबी को कैसे ख़त्म किया जाए, गरीबी उन्मूलन कार्यक्रम लेकर आए। और शहरी विकास कार्यक्रम, जैसे शहरों में गंदी बस्तियों की सफाई की जानी चाहिए, गरीब जहाँ पे गरीब लोग रहते हैं या गरीबों के लिए आवास का निर्माण करना चाहिए और लघु उद्योग को शुरू करना चाहिए। तो उस समय इन सब चीज़ों पर ध्यान दिया गया। और भी काफ़ी चीज़ें हैं जिन पर ध्यान दिया गया। तो इन्होंने कुछ चीज़ों को ही इसमें बताया है। तो फर्स्ट पढ़ते हैं समाजवाद, पथ एवं मिश्रित अर्थव्यवस्था। समाजवाद, समाजवादी पथ एवं मिश्रित अर्थव्यवस्था। भारत ने, आप अगर ध्यान से सुन रहे होंगे, मैं ये आशा करती हूँ कि आप सब ध्यान से सुन रहे होंगे। भारत ने विकास को ऐसा पथ चुना, भारत ने विकास का ऐसा पथ चुना जिसे मिश्रित अर्थव्यवस्था कहते हैं, जिसे मिश्रित अर्थव्यवस्था कहते हैं। भारत ने विकास का जो एक रास्ता अपनाया वो मिश्रित अर्थव्यवस्था अपनाया उन्होंने। एक तरफ भारत ने निजी उद्योगों एवं व्यवसायों को प्रोत्साहन दिया कि निजी उद्योग जो होते हैं, प्राइवेट जो भी कंपनियां हैं, उसको उन्होंने कहा, प्रोत्साहन किया कि आगे और ज़्यादा बड़ी संख्या में हो सके ये, और व्यवसायों को भी प्रोत्साहन दिया। तो दूसरी तरफ कम से कम सिद्धांतों में सभी व्यवसाय की उद्यमी गतिविधियों पर पूर्ण नियंत्रण की नीति अपनाई कि जो व्यवसाय, जो व्यापारी हैं, उनकी जो भी गतिविधियां हैं जिससे शोषण ना हो सके, उस पर कहीं ना कहीं सरकार ने एक नियंत्रण, एक नीति लगाई, एक नियंत्रण किया नीति के द्वारा। तो पूर्ण नियंत्रण की नीति अपनाई। राज्य ने खुद एक व्यवसाय के रूप में बड़े बड़े उद्योगों जैसे स्टील, विद्युत उत्पादन की स्थापना की। सरकार ने खुद, बैंकों का राष्ट्रीयकरण हुआ तथा रेलवे तथा डाक तार की सेवाएं लोक उद्यम सरकार द्वारा नियंत्रित हो गई। ये सब तो लोक उद्यम के अंतर्गत आती हैं, ये सारी कहीं ना कहीं सरकार के अंडर में आ गई। भारतीय राज्य जिस प्रकार से अर्थव्यवस्था के प्रमुख क्षेत्रों पर नियंत्रण करता है, वह उसकी समाजवादी विचारधारा का एक प्रतीक है। उद्योगों को निजी उद्योगों के लिए आरक्षित कर दिया गया, जिससे कि व्यक्तिगत उद्योगों को प्रोत्साहन मिल सके। तो लोग खुद भी अगर उद्योग करना चाहते हैं, व्यापारी बनना चाहते हैं, बड़े बड़े उद्योग को उन्होंने खुद शुरुआत करनी है, तो उसके लिए भी उन्हें प्रोत्साहन दिया गया। कुछ उद्योग जैसे कपड़ा तथा सीमेंट उद्योग दोनों निजी एवं सरकारी उद्यमों में कार्यरत है। मतलब आपको प्राइवेट सेक्टर में मिलेगा और सरकारी में भी। तो कपड़ा और सीमेंट दोनों कहीं ना कहीं मिलेगा, सरकारी में भी और प्राइवेट में भी। कुछ दूसरे क्षेत्र जैसे स्वास्थ्य, शिक्षा एवं यातायात, ट्रांसपोर्ट कह सकते हैं, स्वास्थ्य, शिक्षा और यातायात में दोनों निजी एवं सरकारी अभिकरण या तो स्वतंत्र रूप से या एक दूसरे से सहयोग करके कार्यरत हैं। मतलब मिलजुल कर ही एक तरह से काम करते हैं, मिलजुल कर ही कहीं ना कहीं ये काम करते हैं। आगे बढ़ते हैं। कुछ विद्वानों ने ये तर्क पेश किया कि भारत में विकास व्यवहारिक स्तर पर
पूंजीवादी तरीके से हो रहा है। उन्होंने बतलाया कि निजी प्रबंध वाले उद्योग, जो प्राइवेट होते हैं, निजी प्रबंध वाले उद्योग अधिक आकर्षक एवं लाभप्रद हैं, मतलब कहीं न कहीं इन्हें लाभ ज़्यादा मिल रहा है, तथा आर्थिक शक्ति केवल कुछ बड़े निजी व्यवसायिक घरानों में ही केंद्रित है। मतलब अगर बात की जाए, जो धन है, पूंजीवादी का अर्थ ये कहा गया इसमें कि जो धन है कहीं न कहीं केंद्रित हो गया है, सभी लोगों को लाभ नहीं मिल पा रहा है, कुछ लोगों के हाथ में ही ज़्यादा शक्ति है, ज़्यादा धन है। तो वही चीज़ में बताया गया है कि तथा आर्थिक शक्ति केवल कुछ बड़े निजी व्यवसायिक घरानों में ही केंद्रित है। लेकिन कोई इस बात से इनकार नहीं कर सकता कि भारत ने विकास के मिश्रित पथ पर चलने की भरपूर कोशिश की थी। कि भारत मिश्रित अर्थव्यवस्था पे चलना चाहता था ताकि सबको लाभ मिल सके, लेकिन कहीं ना कहीं इन्होंने पूरी कोशिश की उस पर चलने की। 1990 के दशक के शुरुआती वर्षों में भारत ने नई आर्थिक नीति अपनाई। अब भारत ने एक नई आर्थिक नीति अपनाई जिसमें देखिए, इसमें धीरे धीरे क्या क्या जो निजी घराने का कहीं ना कहीं इस पर नियंत्रण आ जाएगा, जैसे लाइसेंस का नियंत्रण आ जाएगा कहीं ना कहीं, तो इस पर कहीं ना कहीं आगे आप सुनेंगे तो आपको पता चलेगा। 1990 के दशक के शुरुआती वर्षों में भारत ने नई आर्थिक नीति अपनाई जिसमें खुलेपन, निजीकरण तथा विश्वीकरण पर जोर दिया। सरकार द्वारा चलाए गए उपक्रमों का निजीकरण, उद्यमों से सरकारी नियंत्रण हटाना, अर्थव्यवस्था में पहले तो उन्होंने सरकारी जो पहले नियंत्रण थे, जो निजी उद्योग थे, उन पे कहीं ना कहीं एक सरकारी नियंत्रण था, लेकिन उसको हटा दिया गया। उद्यमों से सरकारी नियंत्रण हटाना, अर्थव्यवस्था में संरचनात्मक परिवर्तन, निर्यात को बढ़ावा देना तथा सरकार द्वारा दी गई कटौतियां को कम करना आदि नई आर्थिक नीति के उदाहरण हैं। ये सारे निर्णय नई आर्थिक नीति के तहत लिए गए ताकि व्यापार और अच्छे खुल के चल सके। तो कहीं ना कहीं जो सरकार द्वारा जो नियंत्रण था, उसको जो ज़्यादा जटिल कह सकते हैं, एकदम फोर्सफुली जो कह सकते हैं इन्होंने नियंत्रण था, उसको कहीं ना कहीं सरकार ने हटा लिया और खुले व्यापार की एक तरह से उन्होंने नीति बना दी। तो ये सारे निर्णय नई आर्थिक नीति के तहत लिए गए। विस्तृत जानकारी हेतु मतलब इन्होंने बताया हुआ कि आप ये पेज देखिए, अगर और ज़्यादा जानकारी लेना चाहते हैं तो। विकास के दृष्टिकोण से, विकास के नज़रिए से इस प्रकार के परिवर्तन के कारण भारत की अर्थव्यवस्था समाजवादी मार्ग से पूंजीवादी मार्ग पर की ओर जा रही है। तो मतलब समाजवादी से कहीं ना कहीं पूंजीवादी की ओर अब जा रही है जो अर्थव्यवस्था है, क्योंकि नियंत्रण कहीं ना कहीं सरकार का वो हट चुका है। निजीकरण के साथ साथ जब निजीकरण के साथ साथ विश्वीकरण को बोलबाला हो रहा है। यद्यपि अभी भी इन नई नीतियों के फलस्वरूप संविधान में दिए गए उद्देश्यों जैसे समानता एवं न्याय की दृष्टि से ठोस परिणाम सामने नहीं आए हैं। आइए अब हम ग्रामीण विकास की रूपरेखा समझें। ग्रामीण का विकास किस प्रकार हो उसके बारे में जानते हैं। ग्रामीण विकास, गांव। भारत की अधिकांश जनसंख्या गांव में रहती है। बड़ी संख्या में जो जनसंख्या है, लोग हैं, वो गांव में रहते हैं। इसलिए विकासवादी योजनाओं में ग्रामीण विकास की तरफ बहुत अधिक ध्यान दिया गया कि विकास ज़्यादातर गांव से शुरू करना चाहिए। बहुत से कार्यक्रम जैसे सामुदायिक विकास योजना, पंचायती राज, सहकारी संस्थाएं इत्यादि 20वीं शताब्दी के पिछले 3 दशकों में आरंभ की गई। 20वीं शताब्दी के पिछले 3 दशकों में ये शुरुआत की गई। गांव पर ध्यान दिया, विकास के बारे में बात की जाए तो इसकी शुरुआत हो चुकी थी। स्वतंत्रता के पश्चात के 4 दशकों में ग्रामीण विकास मुख्यतः 2 प्रकार के विचारों से निर्देशित रहा।
एक विचार गांधी जी द्वारा आरंभ किया गया और दूसरा सरकार द्वारा। गांधी जी की विकास की अवधारणा के अंतर्गत एक स्वपोषित, स्वयं नियंत्रित एवं स्वयं निर्भर ग्रामीण समुदाय की कल्पना की गई। स्वपोषित, जो खुद का पालन पोषण खुद कर सकते हैं। स्वयं नियंत्रित, कि वो खुद को अपने आप कह सकते हैं, हर चीज़ को आराम से हैंडल कर सकते हैं। ये स्वयं निर्भर, वो किसी के ऊपर निर्भर नहीं है, स्वयं निर्भर ग्रामीण समुदाय की कल्पना की गई, जिसमें प्रत्येक की आवश्यकताएं पूरी की जा सकें। लोग आपस में सहयोग एवं सामंजस्य से रह सकें। एक भाईचारा कह सकते हैं, एक जो मिलजुल कर एक सामंजस्य बनाकर रह सकें। गांधी जी ग्रामीण समुदाय को राजनीतिक रूप से स्वायत्त एवं आर्थिक रूप से स्वयं निर्भर देखना चाहते थे, कि गांव अपने आप में आत्मनिर्भर हो, वो किसी की ज़रूरत ना हो। गांधी जी ये देखना चाहते थे। वे मानते थे कि ग्रामीण समुदायों में, जो गांव है हमारा, ग्रामीण समुदायों में सामाजिक व्यवस्था की उस नैतिक पूर्ण संरचना की आवश्यकता थी, जिसमें मानव जीवन की सामाजिक, राजनीतिक एवं आर्थिक पहलू का पूर्ण विकास हो। जहाँ पे मानव जीवन की सामाजिक, राजनीतिक एवं आर्थिक पहलू का पूर्ण विकास हो, पूरी तरह से विकास हो। गांधी जी के अनुयायियों ने भारत के विभिन्न भागों में उनके विचारों पर आधारित कई कार्यक्रमों का आरंभ किया, लेकिन उनके सभी विचार सरकार के स्वतंत्र ग्रामीण विकास के लिए बनाई गई योजनाओं में समाहित नहीं किए गए। उनके सभी विचारों को, जो ग्रामीण विकास की जो योजनाएं थीं, उसमें सम्मिलित नहीं किया गया, गांधी जी के सभी विचारों को। आइए अब हम सरकार द्वारा चलाए जा रहे कार्यक्रमों का संक्षिप्त में, शॉर्ट में विवरण दे रहे हैं। सबसे पहले सामुदायिक विकास योजना पर चर्चा होगी। सबसे पहले सामुदायिक विकास योजना पर चर्चा होगी। उसके बाद पंचायती राज के बारे में जानेंगे कि गांव में पंचायती राज कैसे विकास हुआ, इस पर क्या ध्यान दिया गया। और तीसरा है सहकारी संस्थाएं एवं लक्ष्य समूह नियोजन पर ध्यान देंगे। तो मैंने टिक लगा रखा है, क्योंकि इसलिए मैंने आपको बताने के लिए कि ये मेरे पॉइंट्स, इसी पॉइंट को हम चर्चा करेंगे, इसी को ही हम इसमें जानेंगे। पहला पढ़ते हैं सामुदायिक विकास योजना। सामुदायिक विकास योजना ग्रामीण विकास का प्रथम महत्वपूर्ण प्रयास था। ग्रामीण गांव का विकास का पहला महत्वपूर्ण उद्देश्य था ये, या प्रयास था ये। पंचवर्षीय योजनाओं द्वारा गांवों की सामाजिक एवं आर्थिक जीवन के बदलाव के लिए, रूपांतरण के लिए इस कार्यक्रम को माध्यम माना गया। इस कार्यक्रम में भौतिकीय समृद्धि की अपेक्षा सामुदायिक जीवन के गैर भौतिकीय पहलू पर अधिक बल दिया गया। इसमें निम्नलिखित उद्देश्य बताए गए। अब उद्देश्य क्या थे? सरकारी जो सामुदायिक विकास योजना थी, इसके क्या उद्देश्य थे? तो ये उद्देश्य बताए गए हैं, जैसे नौकरियों में वृद्धि की जानी चाहिए, कृषि उत्पादन में वैज्ञानिक तरीके के प्रयोग से वृद्धि की जानी चाहिए, कि कृषि उत्पादन कैसे बढ़ाया जाए ताकि गांव के लोग निर्भर रहें, किसी के ऊपर निर्भर ना रह सकें, वो खुद के ऊपर डिपेंड रहे, तो अपनी कृषि को वो कैसे ज़्यादा से ज़्यादा बढ़ा सकें। तो वैज्ञानिक तरीके से कहीं ना कहीं, जैसे बीज हुआ या और भी चीज़ें हुई कृषि से जुड़ी, उसका उपयोग किया जाना चाहिए। ये उद्देश्य थे। दूसरा उद्देश्य ये था। और तीसरा था कुटीर एवं सहायक उद्योगों की स्थापना की जानी चाहिए। छोटे छोटे जो उद्योग हैं उसकी शुरुआत की जानी चाहिए। आत्मनिर्भरता एवं आत्म सहायता को प्रोत्साहन देना चाहिए। सहकारिता के सिद्धांत को बढ़ावा दिया जाना चाहिए। इस कार्यक्रम को एक सामाजिक आंदोलन माना गया, जो कि व्यक्तियों के बीच सक्रिय सहभागिता का उदाहरण था, कि हम सीधा अब व्यक्तियों से कांटेक्ट होंगे, सीधा ही कार्य शुरू हो जाएगा। तो
कहीं न कहीं सहभागिता का उदाहरण था और जिसका उद्देश्य गाँवों का पूर्ण विकास करना था। अब गाँव का पूर्ण विकास करना इसका एक उद्देश्य बन गया। व्यवहारिक स्तर पर यह कार्यक्रम इस धारणा पर आधारित था कि गाँव में सुविधाओं की आधारभूत संरचनाएं प्रदान करने से वांछित परिवर्तन लाया जा सकता है, लेकिन यह कार्यक्रम कई कारणों से इच्छित परिणाम प्राप्त नहीं हो सका। मतलब जो इच्छा थी कि हाँ ये परिणाम रिजल्ट मिल जाएगा, मुझसे ये नहीं हो पाया। जैसा कि सरकारी संरचनाएं जाति तथा भूमि संबंधों पर आधारित विभाजित ग्रामीण समाज और पदक्रम सामाजिक संगठन, कहीं न कहीं ये सारी चीज़ें मुश्किल का काम करने लगी। विकास के स्तर में कहीं न कहीं ये बीच में आ गया। ये सारी चीज़ें जैसे जाति भूमिगत संबंधों पर आधारित विभाजित ग्रामीण समाज, जो ग्रामीण समाज एक तरह से देखा जाए गांव में कितना कुछ अलग अलग मिलेगा। पदक्रमित सामाजिक संगठन है। तो चेंजेस जो हैं गांव में कहीं ना कहीं उन चीज़ों ने भी कहीं ना कहीं रुकावट डाली। आगे बढ़ते हैं पंचायती राज के बारे में। 1957 में बलवंत राय मेहता के नेतृत्व में लीडर कह सकते हैं लीडर में एक सीमित सामुदायिक विकास योजना के प्रभाव को जांचने के लिए नियुक्ति की गई। 1957 में बलवंत राय मेहता के नेतृत्व में एक समिति सामुदायिक विकास योजना के प्रभाव को जांचने के लिए नियुक्त की गई। एक समिति को नियुक्त किया गया सामुदायिक विकास योजना के प्रभाव को जांचने के लिए कि क्या कार्य कर रहा है। तो एक समिति की नियुक्ति की गई। समिति की रिपोर्ट में ये बताया गया कि इस कार्यक्रम के उद्देश्य प्राप्त नहीं हुए हैं। जो उद्देश्य बनाए थे कि हमें ये रिजल्ट हमें मिल जाएगा, वो उद्देश्य प्राप्त नहीं हुए। इसने ये बताया कि ग्रामीण विकास केवल स्थानीय प्रबंध एवं निर्देशक द्वारा ही संभव है। समिति ने स्पष्ट किया कि शक्ति के निमंत्रण स्तर पर छोटे कह सकते हैं, निमंत्रण मतलब कम, निमंत्रण स्तर पर विकेंद्रीकरण करने की जरूरत है। परिणाम स्वरूप 1958 में विभिन्न राज्यों में पंचायती राज की स्थापना हुई। कब स्थापना हुई? 1958 में विभिन्न राज्यों में पंचायती राज की स्थापना हुई, जिसमें विभिन्न स्तरों पर अधिकारों व कर्तव्यों को बांटा गया या बंटवारा हुआ कि किसका अधिकार किसके अंडर में आएगा। तो अधिकारों व कर्तव्यों को बांटा गया पंचायती राज व्यवस्था में। सामुदायिक विकास योजना की तरह यह योजना भी अपने इच्छित परिणामों को प्राप्त नहीं कर सकी। अब पंचायती राज को भी लाया गया तो जो चीज़ें उम्मीद थी कि हाँ ये चीज़ें हमें मिलेगा, उस तक नहीं पहुंच पाए। जो परिणाम था इच्छित परिणामों को प्राप्त नहीं कर सके। और 1970 एवं 1980 के दशक में समय समय पर इसका मूल्यांकन तथा संशोधन किया गया। इसका देखा गया कि इसका रिजल्ट कैसे आ रहा है और इसमें जो भी ज़रूरत पड़ी बदलाव की, तो उसमें संशोधन भी किया गया, बदलाव भी किया गया। संविधान 73वां संशोधन हुआ। संविधान अधिनियम 1992 को अप्रैल और 1993 से लागू किया गया। इस अधिनियम में पंचायती राज की संस्थाओं को, जो पंचायती राज की जो संस्थाएं थीं, संवैधानिक मान्यता दी गई। इस अधिनियम के मुख्य उद्देश्य हैं, तो इस अधिनियम के मुख्य उद्देश्य भी बताए गए हैं। 20 लाख से अधिक की आबादी वाले राज्यों में तीन स्तरीय पंचायती राज की स्थापना करना। जहाँ पर 20 लाख से अधिक की आबादी वाले राज्यों में 3 स्तरीय पंचायती राज की स्थापना करना, ये इसमें फर्स्ट उद्देश्य था। दूसरा है प्रत्येक 5 वर्षों में हर एक कह सकते हैं प्रत्येक 5 वर्षों में नियमित रूप से पंचायतों में चुनाव करवाना। अब पंचायतों में चुनाव करवाना कब? 5 वर्षों में नियमित रूप से। अनुसूचित जातियों, जनजातियों जो पिछड़ी हैं,
अनुसूचित जातियों, जनजातियों तथा महिलाओं के लिए कुल सीटों में से कम 1/3 सीटों का आरक्षण करना है कि ये भी अगर चुनाव लड़ना चाहती हैं तो ये चुनाव लड़ सकते हैं। तो कहीं ना कहीं अनुसूचित जातियों को भी और जनजातियों तथा महिलाओं के लिए कुल सीटों में से कम 1/3 सीटों का आरक्षण इसमें दिया गया। इसका उद्देश्य ये रहा। राज्य वित्त आयोगों, समझ में आ रहा है होगा, बताइएगा अगर समझ में आ रहा है तो कमेंट कीजिएगा ताकि मुझे भी पता चले कि हाँ आपको समझ में आ रहा है। राज्य वित्त आयोगों का गठन करना जो पंचायतों के तीसरे अधिकारों के संबंध में सलाह देंगे। स्टेट फाइनेंस कमीशन का गठन करना जो पंचायतों के तृतीय अधिकारों के संबंध में सलाह देंगे। जिला नियोजन आयोग, जिला नियोजन आयोग डिस्ट्रिक्ट प्लानिंग कम्युनिटी का गठन करना जो पूरे जिले के लिए विकास योजनाएं तैयार करेगा। कहते नहीं है डिस्ट्रिक्ट, तो कहीं ना कहीं जो जिला होता है, जिला नियोजन आयोग जो होता है जो प्लानिंग करता है, नियोजन का अर्थ ही होता है प्लानिंग करना। आयोग, जिला नियोजन आयोग का गठन करना जो पूरे जिले के विकास के लिए योजनाएं तैयार करेगा। संविधान के अनुसार पंचायतों को ऐसे अधिकार दिए गए हैं, संविधान के अनुसार जो पंचायत थी उनको ऐसे अधिकार दिए जाएं जिनसे स्वयं शासन की संस्थाएं बन सके। ये अधिकार तथा कर्तव्य निम्नलिखित रूप से तय किए गए। अब किस आधार पर ये अधिकार और कर्तव्य तय किए गए? आर्थिक विकास तथा सामाजिक न्याय के उद्देश्य से योजनाएं बनाना। आर्थिक विकास, गरीबी है उसको ख़त्म करना, विकास करना, गांव का विकास हो सके, तो आर्थिक विकास तथा सामाजिक न्याय, जो समाज में न्याय हो सके, तो सामाजिक न्याय के उद्देश्य से योजनाएं बनाना। संविधान की 11वीं विधि में दिए गए 29 विषयों के संदर्भ में बनाए गए आर्थिक तथा सामाजिक कार्यक्रमों को कार्यान्वित करना, शुरुआत करना, लागू करना। उचित कर, टैक्स, उचित कर तथा फीस तय करना एवं वसूलना। ज़्यादा फीस नहीं ले सकते तो कह सकते हैं उचित कर तथा फीस तय करना एवं वसूलना। इसके अतिरिक्त संविधान 73वां संशोधन हुआ। संविधान अधिनियम के अंतर्गत ग्राम सभाओं को, जो गांव की, ग्राम मतलब गांव, तो ग्राम सभाओं को संवैधानिक मान्यता प्रदान की गई। ग्राम सभा का गठन उन लोगों से होता है जो ग्राम पंचायतों के क्षेत्र में आने वाले ग्राम विशेष से संबंधित मतदाता सूची में नामांकित हों, जिनका नाम हो मतदाता सूची में। ग्राम सभा के अधिकार विधानसभा द्वारा सुनिश्चित किए जाते हैं। ग्राम सभा के अधिकार जो होते हैं किनके द्वारा सुनिश्चित किए जाते हैं? विधानसभा द्वारा। 5 और 6 अप्रैल 2002 को नई दिल्ली में अखिल भारतीय पंचायत अध्यक्ष सम्मेलन आयोजित किया गया था। अखिल भारतीय पंचायत अध्यक्ष सम्मेलन आयोजित किया गया था। वहाँ हुई चर्चा तथा विचार विमर्श के आधार पर सर्वसम्मति से राष्ट्रीय घोषणा पत्र पेश किया गया, जिसका उद्देश्य था देश की पंचायती राज व्यवस्था को सशक्त करना, मजबूत करना। देश की जो पंचायती राज व्यवस्था है जो ग्रामीण इलाकों में है उसको मजबूत करना। कहाँ पर विचार विमर्श हुआ? दिल्ली में। तो समझ में आ रहा होगा। आगे बढ़ते हैं। सहकारी संस्थाएं। पंचायती राज एवं सामुदायिक विकास योजना के सहायर्थ सहकारी संस्थाओं को गांवों में बनाया गया। इन संस्थाओं का उद्देश्य था आवश्यक कृषि निवेश
एवं किसानों को ऋण प्रदान करना, किसानों को कर्जा प्रदान करना ताकि वे कृषि को आगे और अच्छा कर सकें। तो आवश्यक कृषि निवेश एवं किसानों को ऋण प्रदान करना। कृषकों, जो कृषि का कार्य करते हैं, कृषकों को उनके उत्पादन के समुचित वापसी को सुनिश्चित करना। गांव वालों को उचित मूल्यों पर आवश्यक वस्तुओं की पूर्ति सुनिश्चित करना, सही मूल्यों पर। ऐसा नहीं कि बहुत बड़ी संख्या में या बहुत ज़्यादा कीमत पर। तो गांवों को उचित मूल्यों पर आवश्यक वस्तुएं, जो ज़रूरत की वस्तुएं हैं, उनको मुहैया करवाना, पूर्ति करना। ग्रामीण व्यक्तियों के मध्य सहभागिता का भाव उत्पन्न करना, मिलजुल कर। तो सहभागिता का भाव उत्पन्न करना तथा समन्वयपूर्ण संबंधों को बढ़ावा देना है। एक प्रकार से कह सकते हैं मेल मिलाप कह सकते हैं, जिसमें बढ़ चढ़कर सभी एक साथ मिलकर खड़े हो सकें। तो कहीं ना कहीं इसी चीज़ को इसमें कहा गया है, मध्य सहभागिता का भाव उत्पन्न करना। सहकारी आंदोलन के बढ़ने के साथ साथ ऋण समितियाँ, सेवा सहकारी समितियाँ, उत्पादकों के सहकारी संघ एवं श्रमिक सहकारी यूनियन इत्यादि अस्तित्व में आए। तो ये सारी चीज़ें अब आ चुकी थी। सहकारी यूनियन इत्यादि अस्तित्व में आए। यूनियन का अर्थ, ये सहकारी यूनियन का अर्थ हुआ जैसे बहुत सारे मजदूर काम कर रहे हैं, तो कहीं ना कहीं किसके अंडर में काम कर रहे हैं। अगर मजदूरों को कोई भी परेशानी होती है तो ये अपने यूनियन को बताएंगे, यूनियन उसका सल्यूशन करेगा। तो यही इन सारी चीज़ों को यूनियन बनाया गया, एक सहकारी यूनियन बनाया गया ताकि उनकी आवाज़ को उठाया जा सके। तो सहकारी यूनियन इत्यादि अस्तित्व में आए। विशेषतः दुग्ध सहकारी संघ बहुत बड़ा आंदोलन बन गया, जो श्वेत क्रांति के रूप में भारत में लोकप्रिय हुआ। हल्की सहकारी समितियों धीरे धीरे संख्या में बहुत बढ़ गई, लेकिन इस आंदोलन के आलोचकों, जो उसके आलोचक थे, जिसको कुछ ये अच्छा नहीं, कुछ ये कोई न कोई कमियां निकालना, ये अपने विचार रखते हैं वो, तो आलोचकों के अनुसार ये समितियां केवल आंशिक रूप से सफल रही, मतलब पूरी तरह से नहीं, कुछ ही सफल रही। इस बारे में कोई शक नहीं है कि इन्होंने बड़े व मध्यम वर्गीय कृषकों को ऋण, कर्जा एवं आवश्यक कृषि निवेशों के लिए आधारभूत संरचनात्मक सुविधाएं प्रदान की। जो छोटे या बड़े जो कृषक जो थे, उन्हें कहीं ना कहीं जो भी उनकी आवश्यकताएं चीज़ें थीं, या कर्जा था, या कोई भी कृषि से जो भी उपकरण हैं या कोई भी चीज़ें, तो कहीं ना कहीं उन्हें प्रदान किया गया, उन्हें सुविधाएं उनको मिली। लेकिन इस कार्यक्रम से भूमिहीन, जिनके पास भूमि ही ना हो, इस कार्यक्रम से भूमिहीन एवं गरीब व्यक्तियों को लाभ नहीं मिल पाया। जिनके पास भूमि थी ही नहीं और एकदम जो गरीब थे, उन्हें ये लाभ नहीं मिल पाया, क्योंकि यहाँ जो कृषक थे इनके पास भूमि थी, लेकिन जो भूमिहीन हैं, जिनके पास भूमि ही नहीं है, उन्हें ये लाभ नहीं मिल पाया। आलोचकों का ये कहना था कि जो चीज़ें कुछ लोगों के हाथ में, ये आंशिक रूप से ही ये सफल रही, पर अगर कहा जाए पूरी तरह से तो ऐसा नहीं है, क्योंकि जो भूमिहीन है या गरीब व्यक्ति हैं, उन्हें ये लाभ नहीं मिल सका। तो आज के लिए इतना ही रखते हैं। आपको समझ में आ रहा होगा, बस आप कमेंट कीजिए ताकि मैं भी समझ पाऊँ कि आप सबको समझ में आ रहा है, और जो भी दिक्कत है, प्रॉब्लम है, उसको आप कमेंट कीजिएगा। तो आज के लिए इतना ही रखते हैं। आगे हम यहाँ से शुरू करेंगे। गरीब पर ध्यान दिया गया, इसको मैंने अपनी तरफ से लक्ष्य समूह नियोजन का, तो इसको मैं आपको समझा दूँगी इसको नेक्स्ट वीडियो में। तो आज के लिए इतना ही। थैंक यू सो मच। नहीं, आप भी, क्योंकि ज़्यादा हो जाता है तो कहते हैं दिमाग के ऊपर से निकलने लग जाता है, तो ऐसा नहीं होना चाहिए। हर चीज़ को समझना ज़रूरी है एग्ज़ाम के लिए।